एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। आज की क्लास में आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 10 फिजिक्स के सारे फॉर्मूले। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज हो पाएं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो लेट्स बिगिन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 है फोर्स। तो फोर्स में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो टॉर्क का आता है। तो टॉर्क हम लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट। तो टॉर्क ये सिंबल होता है, इस सिंबल का नाम है टाउ, इसे टाउ बोलते हैं। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन मीटर। फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, तो यूनिट क्या बन गई हमारी? न्यूटन मीटर। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी फलक्रम के अबाउट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो जो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर। तो इतने ही मेन दो फॉर्मूले थे जो यूज होते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर में। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा वर्क का। तो वर्क क्या हो जाता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यानी कि बेसिकली इसका ये मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। अगर हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो हम लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे जो थीटा होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। जैसे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके बीच का एंगल जो होगा इसको बोलेंगे थीटा। यूनिट वर्क की क्या होती है? जूल। अब अगर ये थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 1 हो जाता है, तो वर्क डन एफ इंटू एस। अगर यही थीटा 180 डिग्री है, मतलब इस तरीके से कि फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 180 डिग्री, तो उस केस में cos 180 डिग्री -1, वर्क डन माइनस ऑफ एस। यही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाता है? mgh। अगर हम m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट तक के ऊपर रेस करते हैं तो वर्क डन mgh। इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ये कैसे ड्राइव होता है? ये ऐसे ड्राइव होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम ऊपर नीचे मास का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा एम वी होल स्क्वायर अपॉन 2m। m इंटू वी को हम लिख सकते हैं मोमेंटम, दैट इज पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाई 2m यहाँ से आ गया, यानी कि हम p को अंडर रूट 2m के भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पावर। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। यूनिट क्या होती है इसकी? वॉट। वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे कहती है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वही हो जाएगी वर्क डन के बराबर। ठीक है, अगर v u वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, उसकी वेलोसिटी बढ़ के v हो गई, ठीक है, तो कितना वर्क डन हुआ होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। फिर आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के बराबर, दैट इज मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि लोड भी फोर्स है, एफर्ट भी फोर्स है। सेम यूनिट का जो रेशियो होता है वो हमको यूनिटलेस क्वांटिटी देता है। फिर आते हैं वेलोसिटी रेशियो। सॉरी, वेलोसिटी रेशियो है। वेलोसिटी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखिए मैकेनिकल एडवांटेज में लोड ऊपर होगा और एफर्ट नीचे होगा, वहीं वेलोसिटी रेशियो में एफर्ट ऊपर होगा और लोड नीचे होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं एफिशिएंसी के ऊपर। एफिशिएंसी का सिंबल ये होता है, इसको ईटा बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ई टी ए, ईटा। ये किसके बराबर होता है? वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट के बराबर होता है। मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो यही एफिशिएंसी हमको परसेंटेज में मिल जाएगी। अब रिलेशन मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी और एफिशिएंसी रेशियो के बीच में क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। यानी कि अगर एफिशिएंसी 100% है, यानी कि 1 है एन ईटा की वैल्यू, तो उस केस में हमको वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर मिलेंगे। लीवर के केस में हम मैकेनिकल एडवांटेज को एफर्ट आर्म, यानी कि एफर्ट आर्म का जो लेंथ है और लोड आर्म के लेंथ के रेशियो के बराबर भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं एक फलक्रम है, इधर लग रहा है लोड, इधर लग रहा है एफर्ट, तो ये हो जाएगा हमारा एफर्ट आर्म। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा लोड आर्म। अब आ जाते हैं पुलीज के बारे में। दो टाइप की पुलीज होती हैं, सिंगल फिक्स पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल फिक्स पुली के केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, यानी कि जितना लोड उतना ही एफर्ट। और वेलोसिटी रेशियो के केस में वेलोसिटी रेशियो भी 1 हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है? अगर हमको ना ही मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है कुछ एक्स्ट्रा, ना ही वेलोसिटी में कुछ चेंज मिल रहा है, तो इसका काम होता है चेंज इन डायरेक्शन का, है ना, चेंज इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जहां हमको चेंज करनी होती है वहां हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि वेल, कुएं में यूज करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, पानी की बाल्टी बाहर निकालने के लिए।
वहां पे क्या करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करते हैं। फिर आता है सिंगल मूवेबल पुली, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिलता है 2 का और वेलोसिटी रेशियो भी 2 की मिलती है। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज के ऊपर, आइडियल केसेस में आनेंगे हम। ठीक है, तो अगर n नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज हैं और एक फिक्स पुली है, तो उस केस में जो हमको मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा वो मिलेगा 2 की पावर n। मान लेते हैं अगर n इक्वल टू 2 है, ठीक है, दो मूवेबल पुली हैं और एक फिक्स पुली है, तो हमको मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिल जाएगा, 2 की पावर 2 दैट इज 4। और वेलोसिटी रेशियो भी उसी के बराबर है क्योंकि हमने एफिशिएंसी 1 मान रखी है। फिर आते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। अगर n नंबर ऑफ पुलिस लगी हैं, जैसे इस केस में देखें 1 2 3 4, यानी कि n इक्वल टू 4 पुलिस लगी हैं, तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारा नंबर ऑफ पुलिस के बराबर। और वही हो जाता है वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि एफिशिएंसी हम मान रहे हैं 1। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर एफिशिएंसी चेंज हो रही है तो मैकेनिकल एडवांटेज पे चेंज आएगा, वेलोसिटी रेशियो विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। उसके बाद आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि c अपॉन v। फिर आते हैं स्नेल्स लॉ पे। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसके बराबर होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1। इसको हम वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2 भी लिख सकते हैं, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अब अपरेंट वेवलेंथ जो होती है, जब कोई एक लाइट दूसरे किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में एंटर करती है, तो हम जो अपरेंट वेट होती है, जो ऑब्जर्व होती है उसको, वो क्या हो जाती है, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। अब प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म में I1 प्लस I2 किसके बराबर हो जाता है, A प्लस डेल। ये रहा I1 एंगल, ये रहा I2 एंगल, ये रहा ए एंगल जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म की भी कहते हैं, और जो टोटल डेविएशन होता है, ये रहा डेविएशन, इसको बोलते हैं डेल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है। मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब ये I1 और I2 दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। उस केस में डेल मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2i माइनस ए। इसी में I1 और I2 को बराबर कर दिया I के। ठीक है, अब रियल एंड अपरेंट डेप्थ देखते हैं। जब किसी लिक्विड के अंदर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो जो शिफ्ट दिखती है उसकी हाइट में, वो क्या हो जाती है, रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अपरेंट डेप्थ हमको कितनी मिल जाएगी, रियल डेप्थ अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसपे जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, वो जो इंटरफेस है दो मीडियम का, उसके अलोंग रिफ्रैक्टेड रे जाती है। उस केस में हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर कॉसेक सी। ठीक है, कॉसेक सी बेसिकली है क्या, 1 अपॉन कॉस सी के बराबर। ठीक है, और सी क्या है हमारा, क्रिटिकल एंगल। इसी के साथ हम अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन, लेंस फॉर्मूला यूज होगा, क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इसमें एफ क्या है, फोकल लेंथ, वी है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यू क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मैग्निफिकेशन हो जाता है हमारा v अपॉन यू के बराबर, जिसको हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या हो जाता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ के बराबर। ध्यान रखना है फोकल लेंथ क्या होती है, मीटर में होती है हमेशा। यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर। इसी के बाद आगे चलते हैं हम लोग, मैग्नीफाइंग लेंस या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस डी बाई एफ, जिसमें डी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एफ क्या है, फोकल लेंथ है। तो ये सारे चैप्टर्स जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, इसकी वीडियो भी आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो ताकि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। आगे हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 पे, स्पेक्ट्रम। इसमें एक ही फॉर्मूला है जो हमारा यूज होने वाला है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द वेवलेंथ, एफ इंटू लैम्डा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। ये होता है वेलोसिटी इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाय द लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी। कैसे लिखते हैं इसको, 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ध्यान रखेंगे। अगर वेलोसिटी ऑफ
साउंड या फिर वेलोसिटी ऑफ वेव हमको पता करना है, साउंड वेव पता करना है किसी मीडियम में जिसमें रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या है, गामा, डेंसिटी है डी, और प्रेशर उस मीडियम में है पी, तो फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू अंडर रूट पी बाई डी। अगर हमें किसी स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग है मान लीजिए, ठीक है, इसमें टेंशन टी क्रिएट करी हमने, ठीक है, और इस स्ट्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ कितनी है, मान लेते हैं m। तो इस केस में जो ट्रांसवर्स वेव इसमें क्रिएट होगी उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट टी अपॉन एम, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ एको, यानी कि एको कैसे क्रिएट होती है, मान लेते हैं यहाँ ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से, और वापस से किसी ऑब्जेक्ट से हिट करके वापस आ रही है, इनके ऑब्जर्वर और वॉल के बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस कितना था, डी था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है एको का, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जाने में डी, लौटने में डी, तो 2d डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। आगे चलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जहाँ एल क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। लाउडनेस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट इनटू लॉग ऑफ इंटेंसिटी बेस 10, ठीक है। लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, डेसिबल, स्मॉल डी कैपिटल बी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। डिफरेंस अगर हमें लाउडनेस का निकालना है तो हम करेंगे 10 लॉग आई वन अपॉन आई नॉट बेस 10। इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, या तो 1 ई हो सकता है, या 2 ई, या 3 ई, ठीक है। तो E क्या है, बेसिकली E इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, है ना। चार्ज की यूनिट क्या है, SI यूनिट कूलम्ब। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितनी तेजी से चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी जगह से, तो चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, चार्ज को हम NE भी लिखते हैं, तो NE अपॉन टी। यूनिट क्या होती है, SI यूनिट करंट की, एम्पियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाई Q। वर्क डन, कौन सा वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट। ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, सीमेंस, ठीक है, या फिर ओम इनवर्स भी कहते हैं। ये ओम क्या चीज है, ये ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। रेजिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम लोग प्यार से रेजिस्टिविटी भी बुलाते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, इसका सिंबल जो होता है इसको बोलते हैं सिग्मा, ये होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी के बराबर। यूनिट हो गई सीमेन मीटर इनवर्स। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये होता है टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप इन सेल के सम के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं ईएमएफ इक्वल टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। वोल्ट, जिसमें स्मॉल वी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इन सेल, ये किसके बराबर होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है, स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर, यानी कि सर्किट का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ईएमएफ को हम लिख सकते हैं ईएमएफ इक्वल्स टू करंट इन द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, ये वाले फॉर्मूले से अगर हम देखें जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाला फॉर्मूला, इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं स्मॉल आर को V अपॉन आई। स्मॉल v को हम क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ माइनस कैपिटल वी, ये वाले फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला रीअरेंज करके आ गया ईएमएफ डिवाइडेड बाय टर्मिनल वोल्टेज माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देख लेते हैं। आई किसके बराबर होता है, जो टोटल करंट होता है वो जो होता है वो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस में सेम होता है, तो आई बराबर आई वन प्लस बराबर आई टू बराबर आई थ्री एंड सो ऑन। जो टोटल वोल्टेज होता है वो होता है सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो क्या हो गया टोटल वी, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम ओम्स लॉ से एक्सपैंड करें सेकंड वाले इस वाली इक्वेशन को, तो हमको मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंसेज ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर सारे रेजिस्टेंस हमारे सेम है तो हम सीधा n से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे वोल्टेजेस बराबर होते हैं सारे रेजिस्टेंस में, और करंट जो होता है वो टोटल करंट जो होता है वो सम ऑफ करंट इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो इसको अगर हम ओम्स लॉ से एक्सपैंड करें तो हमको मिलता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। और अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है तो नेट रेजिस्टेंस हमको मिलता है
रेजिस्टेंस, किसी एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ले लेंगे R डिवाइडेड बाई N। उसके आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V को अगर हम एक्सपैंड करें तो हम I, Q को एक्सपैंड करें तो I इंटू टी लिख सकते हैं। फिर ओम्स लॉ से एक्सपैंड करके हमको ये टोटल तीन फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिकल पावर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, इसी एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देना है। कमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 6 जूल के बराबर। पावर रेटिंग किसी भी अप्लायंस की क्या होती है, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। सेफ करंट क्या हो जाएगा किसी भी डिवाइस के थ्रू या अप्लायंस के थ्रू, ये होता है पावर रेटिंग ऑन अप्लायंस डिवाइडेड बाय वोल्टेज रेटिंग ऑन अप्लायंस। अब कॉस्ट कितनी आएगी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की यूज करने पे, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना किलोवाट आवर में हम निकालेंगे वो, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर किलोवाट आवर। यानी कि अगर मान लिया हमने 100 किलोवाट आवर यूज किया 1 मंथ में, और 1 किलोवाट आवर हमारा 8 रुपीज का था, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा आफ्टर 1 मंथ, 800 रुपीज। ओके, अब देखते हैं कितना हीट प्रोड्यूस होगी सर्किट में, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी कंजम्पशन के बराबर, यानी कि I²R T के बराबर। यूनिट जूल ही रहेगी क्योंकि ये एनर्जी कंजम्पशन होती है। चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 पे, हाउस होल्ड सर्किट। इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा हमारा, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज इन द सर्किट, यानी कि जो घर पे फ्यूज लगेगा उसकी करंट रेटिंग कैसे पता करेंगे, वो हो जाएगा जो सर्किट में हमने टोटल डिवाइसेस लगा रखी है उससे, उसकी मदद से हम टोटल पावर निकालेंगे अप्लायंस की, डिवाइडेड बाई वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। ऐसे करके डिवाइड करके हम टोटल पावर रेटिंग निकाल लेंगे। फिर आते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 पे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक जो फॉर्मूला पहला यूज होगा हमारा, वो होगा कि जो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है L लेंथ का, और वो I करंट कैरी कर रहा है, और किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया है जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स हो जाएगा हमारा BIL के बराबर। इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लेते हैं कोई कॉइल है, उसमें टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा, वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल डिवाइडेड बाय टाइम इन विच फ्लक्स चेंजेस। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग ईएमएफ क्या लिखते हैं, ई नॉट साइन 2 पाई एन टी, जहाँ पे ई नॉट क्या है हमारा, पीक वोल्टेज है ना, पीक वोल्टेज सबसे हाईएस्ट वोल्टेज। इसी से हम करंट भी लिख सकते हैं, आई नॉट साइन 2 पाई एन टी, जहाँ आई नॉट क्या है, पीक करंट। ट्रांसफार्मर की बात करें तो हो जाता है ईएमएफ या फिर पोटेंशियल ड्रॉप इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन पोटेंशियल ड्रॉप इन प्राइमरी कॉइल। ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इस रेशियो को हम लोग टर्न रेशियो भी कहते हैं, इस पॉलन से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो यूज होगा वो हो जाएगा ई एस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय करंट इन सेकेंडरी कॉइल। ये किसके बराबर होता है, पोटेंशियल ड्रॉप इन प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 11, कैलोरीमेट्री। इसमें हम अगर टेम्परेचर को केल्विन और डिग्री सेल्सियस में इंटर कन्वर्ट करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना है कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम केल्विन में लिखते हैं, और स्मॉल टी से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम सेल्सियस में लिखते हैं। चेंज दोनों के केस में सेम आता है, यानी कि चेंज इन डिग्री सेल्सियस ये किसके बराबर होता है, चेंज इन केल्विन के बराबर, क्योंकि 273 माइनस हो जाएगा। टोटल हीट कितनी होती है, ये होती है एम सी डेल्टा टी के बराबर, जहां पे एम क्या है मास, सी क्या है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर। हीट कैपेसिटी क्या होगा, हीट कैपेसिटी सी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी सप्लाइड, यानी कि कितनी हीट सप्लाई करी गई है डिवाइडेड बाई कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ है। अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो इसी हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको स्पेसिफिक हीट मिल जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि जितनी हीट एक हॉट बॉडी लूज करेगी उतनी ही हीट एक कोल्ड बॉडी गेन कर लेगी। तो कितना लूज कर रही है एक हॉट बॉडी, एम सी वन टी वन माइनस टी, क्योंकि टी वन से टी जा रहा है इसका टेम्परेचर, और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना रेज हो रहा है, टी टू से बढ़ के टी हो जा रहा है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हीट गेन बाय द हॉट हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, ये हो जाएगा M2C2T-T2। तो इक्वेशन हमारी टोटल बन गई M1C1T1 टी इक्वल टू M2C2T-T2।
उसके आगे चलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी हो जाएगी, ये तब यूज करते हैं जब कन्वर्जन हो रहा होता है एक फेज का दूसरे फेज में। तो ये हो जाता है टोटल हीट डिवाइडेड बाई मास। आप आ जाते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 12, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। एटॉमिक नंबर किस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल जेड से। एटॉमिक नंबर कैसे पता करते हैं किसी भी एटम का, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, जितने प्रोटॉन होंगे उस एटम के अंदर उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। फिर आ जाते हैं मास नंबर पे। मास नंबर का सिंबल होता है कैपिटल ए। कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम, ये हमको देगा मास नंबर। ठीक है, अगर हम इन दोनों की मदद से देखें तो हमको दिखेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड। तो अब हम आ जाते हैं एमिशंस के ऊपर अपने। ठीक है, तो तीन तरीके के एमिशन होते हैं, अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन एंड गामा एमिशन। अल्फा एमिशन में क्या होता है, हीलियम का एटम रिलीज होता है, और हीलियम का एटम का मास नंबर क्या होता है, 4, एटॉमिक नंबर 2। तो जब हीलियम का एटम रिलीज होगा तो मास नंबर में 4 का चेंज आ जाएगा, 4 की कमी आ जाएगी, क्योंकि हीलियम बाहर चला गया तो वो 4 मास को लेके चला गया, 4 अमाउंट को। ठीक है, तो यानी कि नया मास नंबर क्या हो जाएगा, -4, जो भी पुराना मास नंबर होगा उसमें से 4 माइनस कर देंगे। ऐसे ही हम लोग एटॉमिक नंबर क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन चले गए हीलियम के साथ, तो कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। बीटा एमिशन में क्या होता है, बीटा एमिशन में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास तो है नहीं, तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1 होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन गया है, इसका मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया होगा उसके अंदर, क्योंकि एक्चुअली बीटा एमिशन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, प्रोटॉन रह जाता है। यानी कि एक प्रोटॉन बढ़ गया उसके अंदर, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया तो मास एटॉमिक नंबर में +1 हो जाएगा। गामा एमिशन में क्या होता है, कोई पार्टिकल नहीं होता है, इट इज जस्ट अ वेव। ठीक है, तो इसमें कोई भी मास नहीं चेंज होता है, ना ही कोई एटॉमिक नंबर चेंज होता है। एक यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट, दैट इज 1 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ये कितनी एनर्जी के बराबर होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर होती है। अब आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन बहुत ही ज्यादा फेमस रिलेशन, ये आपने हर जगह देखी भी होगी। ये क्या होती है, E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी कि इसको प्यार से इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी बोलते हैं, जिसमें डेल्टा एम क्या होता है, ये होता है लॉस इन मास। किसी भी रेडियो एक्टिव एमिशन में कितना मास का चेंज हो गया है, ये वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चेंज इन मास। तो इसी के साथ हमने अपने सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है, सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक कि कोई डाउट हुआ नहीं होगा। ठीक है, और इन चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।